Dallas make it hurt. सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आज हम वेक्टर अलजेब्रा का एक और लेक्चर लेके आ गए हैं जिसमें हम बात कर रहे होंगे कि वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि हम स्केलर एडिशन कैसे कर सकते हैं। हमने देखा था कि रक्षित भैया का जो मास था वो था 65 kg और उन्होंने 5 kg के कुरकुरे खा लिए थे और फिर उनका मास जो था वो 70 kg हो चुका था। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज़ की अगर बात कर रहे होते लाइक फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, जिनके पास एक डायरेक्शन होती है, तो हम देख रहे होंगे कि हम उनका एडिशन किस तरीके से करेंगे। हम इनफैक्ट ये भी देख रहे होंगे कि उनकी डायरेक्शन का उनके एडिशन पे किस तरीके से फर्क पड़ेगा। अभी तक हम जब स्केलर्स को ऐड कर रहे थे तब हमें क्या करना था, डायरेक्टली उन्हें ऐड कर लेना था। हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उनकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि उनकी डायरेक्शन होती ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर्स की डायरेक्शन भी होती है, यानी कि जब हम उन्हें ऐड करेंगे तो हमें उनकी डायरेक्शन का भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी। फर्स्ट तो उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना है और दूसरा उनकी डायरेक्शन कितनी है। फिर हम एक रिजल्टेंट निकालेंगे और वहां पे हम उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है ये फाइंड आउट कर रहे होंगे, एंड उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये सब चीजें आई होप तुम्हें समझ आ रही होगी। फिर से बता देता हूं एक बार, स्केलर्स में हमें क्या देखना था। स्केलर्स में वी वर ओनली वरीड अबाउट द मैग्नीट्यूड, क्योंकि उनकी डायरेक्शन होती ही नहीं थी। हमने दो चीज़ों का मैग्नीट्यूड लिया, उसे जोड़ा और फिर हमें फाइनल मैग्नीट्यूड मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेक्टर एडिशन का। अब हम अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगी, हम ऐड कब कर पाते थे। हमने स्केलर में पढ़ा था कि हम दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को तभी ऐड कर सकते हैं व्हेन दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटीज़। हम मास को मास में ही ऐड कर सकते हैं, मास को लेंथ में ऐड नहीं कर सकते। उसी तरीके से हम वेलोसिटी को वेलोसिटी में ही ऐड कर सकते हैं एंड एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन में ही ऐड कर सकते हैं। और जब हम वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, हमें रिजल्टेंट भी वेलोसिटी मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है एंड उसकी डायरेक्शन है। सिमिलरली दूसरी वेलोसिटी जो हमने उसमें ऐड करी है उसका भी मैग्नीट्यूड है एंड उसका भी डायरेक्शन है। अब जब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमें एक रिजल्टेंट वेलोसिटी जो मिली है उसका भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा एंड उसकी भी कुछ डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट करना ही है, लेकिन साथ ही साथ में हमें एक और चीज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है, दैट इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट डायरेक्शन। आई होप तुम्हें थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि वेक्टर एडिशन में हमें किस तरीके से सोचना शुरू कर देना है। ठीक है, तो आज मैं पूरा ट्राई करूंगा कि तुम्हें कुछ भी मगअप ना करवाऊं। एवरीथिंग इज वेरी इंट्यूटिव एंड तुमने आज तक जो पढ़ा है उसके नॉलेज के बेसिस पे ही तुम आज जो भी पढ़ने वाले हो उसको डिराइव कर सकते हो। इनफैक्ट मैं तुम्हें एक लाइन ऑफ एक्शन दूंगा, उसके बाद तुम खुद से सोच के वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बता सकते हो। ठीक है, तो यार ये वीडियो जो है इसी तरीके की होने वाली है, तुम्हें थोड़ी वाइब समझ आ गई होगी। एंड इसी के साथ वीडियो शुरू करने से पहले, लाइक एवरी टाइम, माय नेम इज रक्षित मंडलोई, आई एम अ स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। माय जेईई मेंस परसेंटाइल इन फिजिक्स वाज 99.7। सो जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस जैसी डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस को किस तरीके से हम इजीली हैंडल कर सकते हैं वो मैं आपको इस जो हमारा प्लेलिस्ट है ऑफ वेक्टर्स उसमें बता रहा हूँ। इनफैक्ट साल भर यहाँ पे कंटेंट आने वाला है, तो यार अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दो सबसे पहले। ठीक है, ताकि तुम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं मिस कर रहे हो, कर सकते हो, है ना, दैट्स योर चॉइस। ठीक है, तो पढ़ले.in जो है दैट इज आवर इंस्टाग्राम हैंडल, वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स तुम्हें मिल रहे होंगे। सिमिलरली पढ़ले 11th जेईई एंड नीट जो है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट कर दो यार। एंड उसी के साथ पढ़ले.in जो है दैट इज आवर वेबसाइट एंड वहाँ पे तुम्हें बेस्ट क्वालिटी नोट्स अवेलेबल हो रहे होंगे आफ्टर काइनेमेटिक्स। ठीक है, वो जो नोट्स हैं दोज आर हैंड रिटन बाय IITs। ठीक है, और उनकी खास बात क्या है कि वो हैंड रिटन लिख के उनकी फोटो खींच के उनका PDF नहीं बनाया गया है। दीज आर नॉट ऑर्डिनरी नोट्स, दीज आर हैंड रिटन ऑन iPad, ताकि जो वाइब है वो वहीं पे रहे। ओके जी, एंड इसी के साथ एक और चीज़ जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में कभी कभी बताना भूल जाता हूँ, बट वो जो चीज़ है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल ऑफ दीज, दैट इज आवर टेस्ट सीरीज। हमारी टेस्ट सीरीज आ चुकी है एंड वहाँ पे वीकली टेस्ट आ रहे हैं। शुरू में लेवल जो है वो थोड़ा सा सिंपलर रखा गया है, थोड़ा स्कूल एग्जामिनेशन जैसे लेवल है, लेकिन इवेंचुअली नेक्स्ट, हाँ पहले जो अभी दो क्विजेस हो चुकी हैं वहाँ पे, एंड अब जो नेक्स्ट क्विज आने वाली है उसका लेवल तुम्हें थोड़ा अच्छा देखने को मिल रहा होगा। एंड इनफैक्ट धीरे धीरे लेवल काफ़ी अच्छा होगा, बिल्कुल चिंता करने वाली ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो जो टेस्ट सीरीज़ है वो बिल्कुल जेईई एडवांस का लेवल भी टच कर रही होगी। तो यार तुम्हारी डेली प्रैक्टिस हो रही है उस टेस्ट सीरीज़ पे, एंड इनफैक्ट उसकी बेस्ट चीज़ क्या है
तुम अगर इस चैनल पढ़ रहे हो तो इस चैनल पे जो तुम पढ़ रहे हो उसके वीकेंड पे तुम्हें जो तुमने उस वीक में पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बो पैकेज यार। मुझे मेरे टाइम पे कुछ मिलता तो मैं डेफिनेटली ले लेता, ठीक है। एंड उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत कम है, तुम एक बार चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी। आई गेस इट्स ओनली 219 रुपीज फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स पूरे साल भर के लिए, जिसमें तुम्हें टेस्ट सीरीज जो है तुम करते हो, उसके बाद तुम्हें उसके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं इंस्टेंटेनियस, एंड उसके बाद तुम्हें उनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाता है। और वो वीडियो सॉल्यूशन मैंने ही बनाया है ऑब्वियसली। तो वहाँ पे तुम्हें अगर कोई कंसेप्ट मिसिंग है, लाइक तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन में वो कंसेप्ट भी बता देता हूँ, एक बार तुम्हारा फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। तो अगर तुम पूरे हफ्ते क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो, लेकिन अगर तुम टेस्ट सीरीज भी देते हो ना, तो तुम्हारी काफ़ी डिसेंट प्रिपरेशन हो जाती है। मैं बोल रहा हूँ ऐसा करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, बट मैं बोल रहा हूँ इट्स अ मिनिमम स्टेप जो कि तुम्हें करना चाहिए। आई होप तुम्हें आइडिया लग रहा होगा। ओके, अब हम जो सीधे मुद्दे पे आते हैं। ओके, एंड हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज वेक्टर्स, जो कि हमने स्टार्ट कर दिया है। ऑब्वियसली अब हम वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा हमारा रिकैप जो है वो कर लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा है? हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि हम एक वेक्टर है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बोल देता हूं, एक वेरिएबल है विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो मैं कैसे लिखता हूं? ए को मैं वो ए लिखता हूं और उसके ऊपर क्या लगाता हूं? एक एरो। इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन कंटेन होती है? रिवीजन चल रहा है। इसमें होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड, प्लस क्या होता है हमारे पास? डायरेक्शन। अगर यहां पे ए के ऊपर एरो नहीं होता तो ये मुझे क्या बता रहा है? अब ये जो वेरिएबल है इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड किसका? ए वेक्टर का। और यहां पे डायरेक्शन जो है वो नहीं है, ठीक है। सिमिलरली हम अगर ए कैप की बात करते हैं तो इसमें मैग्नीट्यूड होता है, वो क्या होता है? 1 यूनिट। तो हम बोल देते हैं इसमें मैग्नीट्यूड की कुछ खास इंफॉर्मेशन हमें मिल नहीं रही है, लेकिन इसमें हमें क्या मिलती है? इसमें हमें डायरेक्शन मिलती है ऑफ ए वेक्टर, ये हमने पढ़ा है। और इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है वो भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ए कैप जो होता है दैट इज नथिंग बट ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर बोल सकते हैं, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां पे मॉड ऑफ ए वेक्टर या फिर ए जो है ये कुछ नहीं है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। ये हमने पुरानी वीडियो में जो पढ़ा था उसका फटाफट रिवीजन जो है वो कर लिया है। अब इसी के साथ एक और चीज देख लेते हैं। हम हमारी एक्सिस बना लेते हैं। ये मैं एक्सिस बना रहा हूं मेरी, रुको रुको रुको, बीच बनाएंगे। ये एक्सिस है मेरी बढ़िया सुंदर सी, और दिस इज माई वाई एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस। लेकिन यहां पे हम एक और एक्सिस बना लेते हैं यार, ठीक है। ये जो है इनसाइड द प्लेन जा रहा है एंड ये आउटसाइड द प्लेन आ रही है लाइन, तुम ऐसा इमेजिन कर सकते हो। तो ये क्या हो जाती है? हमारी जी एक्सिस, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। यूनिट वेक्टर्स कुछ नहीं, बस एक तरीका था ताकि हम किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सके। इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल टूल, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। हमने इतनी चीज़ें देखी थी, ठीक है। फिर अब हम इन जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हम बोल देंगे अगर कोई वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो हम उसको कुछ यूनिट वेक्टर का नाम दे सकते हैं। अगर कोई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो हम बोल सकते हैं कि मान लेते हैं हम उस यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं आई कैप। तो मैं बार बार बोल दूंगा जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो वो आई कैप के अलॉन्ग है, ठीक है, या फिर उसका जो यूनिट वेक्टर है दैट इज आई कैप। इस तरीके से थोड़ी चीज़ें मेरी आसान हो रही होगी, इसलिए मैं कुछ कुछ इस तरीके की यूनिट वेक्टर डिफाइन करूंगा। तुम्हें आगे आगे समझ आएगा कि हमने ऐसा क्यों करा, ठीक है। पूरी वाइब आएगी तुम्हें। अभी तुम इतनी चीज़ थोड़ी थोड़ी याद रख सकते हो। क्या याद कर रखना है? कुछ नई चीज़ नहीं है। अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं इस यूनिट वेक्टर को? आई कैप। यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा? दैट इज नथिंग बट जे कैप। एंड यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड डायरेक्शन क्या हो जाएगा? के कैप, ठीक है। तो इसके आई कैप के अपोजिट क्या हो जाएगा? उसको हम बोल देंगे माइनस आई कैप। इसी तरीके से तो हमने चीज़ें पढ़ी है, कुछ नई चीज़ थोड़ी ना, ये तो हम आज तक से जानते हैं। अगर एक डायरेक्शन पॉजिटिव होती है तो उसके अपोजिट वाली क्या हो जाती है? नेगेटिव। ये तो हमने आज तक पढ़ा है। तो यार अगर इस डायरेक्शन में के कैप है तो इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा? माइनस के कैप। अगर इस डायरेक्शन में जे कैप है तो इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप।
बस ये लिखने का तरीका है, यूनिट वेक्टर्स बताने का तरीका है। ऐसा मैंने क्यों बताया? अगर मैं बोलूंगा कि एक पार्टिकल है, ठीक है, अगर मैंने बोला एक पार्टिकल है, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग 5 मीटर चल दिया, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या चल दिया? 5 मीटर, ठीक है। अब मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है, या फिर डिस्प्लेसमेंट को हम एस से भी डिनोट करते हैं, और दिस इज नथिंग बट, पूरा ही लिख देता हूँ यार ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम लोगों को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन में ए, यानी कि हम ए वेक्टर को क्या बोल सकते हैं? हम ए वेक्टर को बोल सकते हैं ए इंटू ए कैप, ठीक है। इतना हमने अभी तक पढ़ लिया है, रट लिया है, समझ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा? इसकी मदद से मैं ए वेक्टर को लिखूंगा। अब मैं जब भी मैं ए वेक्टर को लिख रहा हूँ तो मैं उसको कैसे लिखूंगा? उसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा सबसे पहले। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है? 5 मीटर। उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर लिख दूंगा। उसका यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप। सिंपल, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ तुमको, और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल भी दूं क्या तुम्हें? ठीक है, थोड़ा एक और इजी एग्जांपल देता हूँ, फिर एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। वो कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल हमें अगर अभी समझ नहीं आ रहा है तो आगे जाके बहुत अच्छे समझ आएगा, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रक्षित भैया चाहते हैं कि तुम जो चीज़ें आगे समझो वो मैं अभी से बता दूं यार, ताकि तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हो जाए, ठीक है। अब सिमिलरली मैं बोल दूंगा कि अगर कोई पार्टिकल है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग गया है 3 मीटर, ठीक है, तो अब मैं इसका जो वेक्टर है ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज एस वेक्टर, उसको कैसे लिख सकता हूं? वो क्या होगा? हमारा एस इंटू एस कैप। यहां पे एस कैप क्या है? यूनिट वेक्टर हमारा, एंड एस क्या है? हमारा मैग्नीट्यूड। तो हम सबसे पहले वही करेंगे। हमारा मैग्नीट्यूड क्या है? 3, और फिर यूनिट वेक्टर क्या आएगा? वाई के अलॉन्ग है, पॉजिटिव वाई के अलॉन्ग है, यानी कि पॉजिटिव जे कैप, ठीक है। आई होप तुम्हें ये वाला पार्ट भी समझ आया होगा। सिमिलरली अगर ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग 2 यूनिट्स चलता तो मेरा आंसर क्या होता? फिर मेरा जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाता? 2। लेकिन यहां पे मेरा जो यूनिट वेक्टर है वो क्या आएगा? जे कैप आएगा क्या? नहीं, माइनस जे कैप आएगा। माइनस जे कैप क्यों? क्योंकि उसकी जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है दैट इज माइनस जे कैप, वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग गया है, दैट्स वाई मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? माइनस जे कैप, ठीक है। आई होप तुम्हें ये कंसेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि हमने यूनिट वेक्टर्स डिफाइन क्यों करें, ठीक है। थोड़ी चीज़ें यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, रुको। इसको समझाने के लिए मैं एक नया पेज यूज़ कर लेता हूँ, है ना। नया डायग्राम बनाते हैं हम फिर से। अभी हम 2 डायमेंशंस में चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। जो स्मार्ट बच्चे हैं वो एकदम से समझ जाएंगे कि 3 डायमेंशन में कैसे हो रहा होगा। जो थोड़ा नहीं समझ पा रहे हैं उनको इवेंचुअली इसी प्लेलिस्ट में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अभी बस थोड़ी सी फील देने के लिए बता रहा हूँ कि हमने यूनिट वेक्टर्स जो है वो क्यों बनाए हैं, ताकि तुम्हें थोड़ी सी चीज़ें समझ आने लगे। ओके, तो यार हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमारी एक्सिस बना लेंगे। तो ये अगर मेरी वाई एक्सिस है एंड ये मेरी एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे देखो, अब जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है? अब अगर पार्टिकल गया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 5 मीटर, ठीक है, और वो फिर पार्टिकल यहाँ से टर्न ले लिया, ठीक है। टर्न लेने के बाद क्या किया उसने? टर्न लेने के बाद उसने वो 90 डिग्रीज घूम गया टुवर्ड्स लेफ्ट। अब वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है। ये क्या है? हमारा वाई, ये क्या है? हमारा एक्स, और वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में चले जाता है 5 मीटर, ठीक है। गॉट इट। अब हमसे पूछा है कि उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या है, ठीक है। तो इसको मैं ब्रेक डाउन करके लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? वो 5 मीटर गया अलोंग आई कैप, प्लस वो 5 मीटर गया अलोंग जे कैप, और यही क्या आ जाएगा? मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। क्यों? अब यहाँ पे 5 और 5 10 क्यों नहीं हो रहा? ये r तो 10 से कुछ थोड़ा छोटा आ रहा होगा। r की एग्जैक्ट वैल्यू तुम पाइथागोरस अपना जो थ्योरम है उसको लगा के फाइंड आउट कर सकते हो। दैट शुड बी 5√2, है ना। लेकिन यहाँ पे तो मैंने जो है
ऐसे लिख दिया तो तुम्हें लग रहा होगा कि इसकी वैल्यू तो 10 आनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो हम देखेंगे वेक्टर एडिशन में इनको हम ऐड कैसे करेंगे। इसकी डायरेक्शन आई कैप के लॉन्ग है, इनकी डायरेक्शन जे कैप के लॉन्ग है, तो इसको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। इसको ऐड करने के बाद भी हमें 5√2 जो है वो मिल रहा होगा। लेकिन मैंने तुम्हें थोड़ी सी फील दी है कि हम यूनिट वेक्टर्स को क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि जिन बच्चों को बिल्कुल ही आइडिया नहीं लग रहा था कि हमने ऐसा सिस्टम बनाया है क्यों, उनको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए। अगर तुम्हें ये वाला पार्ट अभी समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये वाला जो पार्ट है आगे आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। एक्चुअली में ये वाला पार्ट तुम्हें वेक्टर एडिशन जो है वो पढ़ाने के बाद अगर मैं समझाता तो तुम्हें और अच्छे से समझ आता, लेकिन यहां पे मेरे क्यूरियस बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इसलिए मैंने उन्हें थोड़ी सी फील दिया आसान भाषा में। ठीक है, अब हम हमारी वीडियो में आगे चलते हैं और हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ अ स्केलर। तो यार हम ये कैसे करते हैं? अगर हमें एक वेक्टर दे दिया है एंड हमें उसे बोला है एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो यार वो हम कैसे करेंगे? उसको करने के लिए हमें क्या करना है? हमें अगर a गिवन है इट इज अ वेक्टर एंड लैम्डा गिवन है इट इज अ स्केलर, तो हमें जो b वेक्टर है दैट इज रिजल्टेंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, उसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पे तुम कुछ चीजें ध्यान दो। यहां पे अब हम बात करेंगे b की डायरेक्शन क्या होगी, सेकंड b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्योंकि b भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। ये भी तुम नोट कर सकते हो। ये तुम कैसे सोच पा रहे हो भैया, ये आपको कैसे पता? तो यार तुम एग्जाम्पल से सोच सकते हो। मास क्या है हमारा? स्केलर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है हमारी? वेक्टर क्वांटिटी। और हम मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? फोर्स, विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो तुम्हें थोड़ा आइडिया लग रहा है कि अगर एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वेक्टर क्यों मिलता है। ठीक है, अब हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा होगा उसकी कुछ डायरेक्शन होगी एंड उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है बताने के लिए मुझे उसकी डायरेक्शन एंड उसका मैग्नीट्यूड दोनों बताने की जरूरत है। अब मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं कि मैं उसका मैग्नीट्यूड कैसे बता पाऊंगा। ठीक है, तो अगर मेरा ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं क्या बोल देता हूं, ये मेरा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, उसको अगर मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इतनी सी बात है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने क्या करा? मैंने ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? लैम्डा से। तो मुझे क्या मिल गया? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए मैंने क्या करा? फिर से सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया है। अब डायरेक्शन जो है वो समझते हैं, डायरेक्शन क्या है, कैसे पता करेंगे हम भैया डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो अगर लैम्डा जो है दैट इज पॉजिटिव, तो बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग ए वेक्टर। अगर लैम्डा इज नेगेटिव, तो बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट टू ए वेक्टर। कुछ नया नहीं है, हमने फोर्स वाले चैप्टर में और भी हमने आज तक जो भी फिजिक्स पढ़ी है उसमें ऐसा बार बार किया है। ठीक है, सिंपल सा गणित है, सिंपल सा। अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है स्केलर वेक्टर्स का, तो उस रिजल्टेंट का कुछ मैग्नीट्यूड होगा एंड उसकी कुछ डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? जो मेरा स्केलर का मैग्नीट्यूड है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरा जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उससे। अब मेरा जो स्केलर अगर पॉजिटिव था, यानी कि लैम्डा जो कि स्केलर क्वांटिटी है जिससे मैंने मेरी वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करा था, वो अगर पॉजिटिव थी तो मेरा जो रिजल्टेंट है दैट इज बी, उसकी डायरेक्शन ए वेक्टर के अलोंग ही आ जाएगी। एंड अगर लैम्डा जो था मेरा नेगेटिव था तो उसकी जो डायरेक्शन है वो ए वेक्टर के अपोजिट आ जाएगी। कुछ नया नहीं है, तुम्हें ये वाली चीजें अभी तक पता होंगी। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं फटाफट। यार हमने क्या देखा? हमें पता है फोर्स क्या होता है हमारा। फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमको पता है ना। तो अब मैं अगर तुम्हें बोलूं कि मुझे एक्सेलरेशन जो है वो पता है किसी बॉडी का, मुझे एक्सेलरेशन पता है किसी बॉडी का एंड दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप। आई कैप अब तुम्हें समझ आ रहा होगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई कैप लिख दिया मतलब क्या? उसका एक्सेलरेशन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और वो कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई कैप जो है दैट इज अ यूनिट वेक्टर, वो हमें क्या दे रहा है? डायरेक्शन। सिमिलरली 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है? ये क्या दे रहा है हमको? मैग्नीट्यूड। आई होप तुम्हें ये वाला पार्ट समझ आ रहा हो। एंड हमें पता है कि वो जो
बॉडी है उसका मास कितना है, उसका मास है 5 kg, तो फिर हम उसका जो फोर्स है वो क्या लिख सकते हैं? फोर्स लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? 5 × 5 आई कैप। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या करा, मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिला? 25। उसके बाद मेरी जो डायरेक्शन थी वो एज इट इज रहेगी, ठीक है। जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की थी वही डायरेक्शन फोर्स की रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने उसे एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए यहां पे फोर्स जो है हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अलोंग ही आएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट भी तुम्हें क्लियर हो गया है। ऐसा हमेशा क्यों रहा होगा? फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट क्यों नहीं हो सकता? फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मेरे बच्चों मास जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तुम्हें अब थोड़ी सी वाइब आ रही होगी, ठीक है। इसलिए फोर्स जो है वो हमेशा एक्सेलरेशन के अलोंग मिल रहा होगा। सिमिलरली फिर से रिवाइज कर लेते हैं यार, अगर हमें एक बी वेक्टर गिवन है, अगर हमें एक ए वेक्टर गिवन है एंड हमें उसे एक लैम्डा स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें जो रिजल्टेंट बी वेक्टर मिल रहा होगा उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। सिमिलरली अगर लैम्डा पॉजिटिव होता तो उसकी जो डायरेक्शन थी वो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ए कैप हो जाती, रिजल्टेंट की डायरेक्शन, जिससे हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन ए कैप की डायरेक्शन के अलॉन्ग हो जाएगी। अगर लैम्डा नेगेटिव होता तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन ए वेक्टर के अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। इतनी सारी अलग अलग जगह से मैंने तुम्हें ये चीज बता के याद करवा दी है, और आई होप तुम्हें ये तो बहुत इंट्यूटिवली भी समझ आ रहा होगा, तो इसको याद करने जैसा कुछ था नहीं। ओके, अब हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक विच इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ये वीडियो हो सकता है बहुत बड़ी हो जाए, लेकिन सारी चीजें एकदम बेसिक से पढ़ाई गई है, इसलिए टाइम तो लगेगा भाई। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ओके। तो यहां पे हम दो लॉ पढ़ते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ने के टाइम। फर्स्ट इज ट्रायंगल लॉ, सेकेंड इज पैरेलेलोग्राम। स्पेलिंग देखने लाया यार, फिजिक्स आता है मेरे को, स्पेलिंग मेरी ऐसी रहती है, ठीक है। फर्स्ट है ट्रायंगल लॉ एंड सेकेंड है पैरेलेलोग्राम लॉ एंड थर्ड है इंट्यूशन लॉ, ठीक है। ये जो थर्ड लॉ है ये मैंने मन घड़न बनाया है। इंट्यूशन क्या होती है? इंट्यूशन होती है हमारी समझने की शक्ति। तो हम ये जो लॉ है, ट्रायंगल लॉ, पैरेलेलोग्राम लॉ, ऐसे इनको अलग अलग नाम दे के इनको एलियनेट नहीं करते हैं। हम खुद से ही सोच सकते हैं कि वेक्टर ऐड होंगे तो वो किस तरीके से हो रहे होंगे, हम खुद से सोच सकते हैं। अब मैं तुम्हें खुद से ट्रायंगल लॉ एंड पैरेलेलोग्राम लॉ जिसने भी दिया है उसने क्या सोच के दिया होगा, वैसे तुम्हें खुद के सोच के ये लॉ तुम दे सकते हो, ठीक है। तो यार अगर, ठीक है, अगर तुम्हें एक एक्सिस गिवन है, दिस इज आवर एक्सिस, ठीक है, और रक्षित भैया थे ओरिजिन पे अभी, ठीक है। ओरिजिन से रक्षित भैया चले, ओरिजिन से रक्षित भैया चले, वो चले 5 मीटर, फिर वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री मुड़ गए, ठीक है। तो अगर वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री मुड़े हैं, उसके बाद वो कितना चलेंगे? उसके बाद वो चलेंगे कुछ भी मान लो यार, 2 मीटर, फर्क नहीं पड़ता। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा? ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको बोल देता हूँ S1। ये क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको बोल देता हूँ S2। तो मेरा जो रिजल्टेंट है वो यही S होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ही तो क्या होता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए मुझे पता आ रहा है कि अगर मैं S1 और S2 को वेक्टरली ऐड करूंगा तो मुझे जो नेट डिस्प्लेसमेंट मिल रहा होगा वो ये S होगा, और वो क्या होगा? दैट इज नथिंग बट इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो रे है दैट विल बी आवर वेक्टर, ठीक है। अब यहां पे इसी का मैंने लॉ बना दिया यार, इसी का मैंने लॉ बना दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं बोल दूंगा अगर मेरा A वेक्टर ये है और अगर मेरा B वेक्टर ये है, तो उनको ज्वाइन करने के बाद हमें जो रिजल्टेंट मिलता है वो वेक्टर क्या होता है? दैट इज अ वेक्टर विच जॉइंस द टेल ऑफ A वेक्टर टू द हेड ऑफ B वेक्टर, एज सिंपल एज दैट। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली हम लिख लेते हैं। सिंपल सी चीज है, अगर मैंने A वेक्टर ऐसे लिया एंड B वेक्टर ऐसे लिया, तो हमारा जो रिजल्टेंट है विच इज नथिंग बट A वेक्टर प्लस B वेक्टर, वो क्या होगा? दैट विल बी अ वेक्टर विच जॉइंस द टेल ऑफ A वेक्टर टू द हेड ऑफ B वेक्टर। इसको मैथमेटिकली थोड़ा लिख लेते हैं यार।
if head of a vector joins tail of b vector, जैसा कि यहां पे हो रहा है, a का हेड क्या है, b की टेल को ज्वाइन कर रहा है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर is a vector which joins tail of A to the head of B। और ऐसा हो क्यों रहा है वो मैंने तुमको वो डिस्प्लेसमेंट वाला एग्जांपल देके समझा दिया है, ठीक है। तो हमें पूरा समझ आ गया है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो है वो कहाँ से आया है, ठीक है। अब अगर हमें किसी भी ट्रायंगल में ये पता होता है एंड ये पता होता है एंड उनके बीच में एंगल पता होता है, तो क्या मैं आर वेक्टर को लिखना जानता हूं? जी हाँ, तुम्हें कोसाइन लॉ इसी दिन के लिए तो पढ़ाया था। कोसाइन लॉ के हिसाब से मैं अगर ये जो एंगल है उसको थीटा लिख सकता हूं, तो कोसाइन लॉ के हिसाब से मेरा आर वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट विल बी उसका मॉड, क्योंकि मुझे ट्रायंगल में कोसाइन लॉ लगा के क्या मिलेगा, मुझे थर्ड साइड की लेंथ मिलेगी। थर्ड साइड की लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है, दैट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप, क्योंकि लेंथ से मुझे मैग्नीट्यूड मिलता है, उसकी डायरेक्शन तो मैं किसी और तरीके से निकालूंगा, वो हम आगे देखेंगे। ओके, तो अब मैं मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकता हूं यार, इसको मैं मेरा कोसाइन लॉ पर टक दूंगा। यहाँ पे कोसाइन लॉ क्या है मेरा, इजी सा, यहाँ पे क्या होता है, दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, एज सिंपल एज दैट। अभी तक हमने कोई नई चीज पढ़ी क्या, वेक्टर को ऐड करना सीखने के लिए हमने कुछ नई चीज पढ़ी क्या, हमने तो कुछ नया पढ़ा ही नहीं है। हमने बोला ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर हम इस तरीके से जो है लिखेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर की जो टेल है उसको ज्वाइन करेगा बी वेक्टर का जो हेड है उससे, और हमने देख लिया ये तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए था यार, डिस्प्लेसमेंट वाले एग्जाम्पल से हमने समझ लिया ये तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए था, ये तो हमारे लिए बड़ी ऑब्वियस चीज थी। उसके बाद हमने देखा कि अगर मुझे एक ट्रायंगल की दो साइड्स गिवन है तो उसकी थर्ड साइड निकालने का तो मुझे फॉर्मूला पता है, वो मैंने निकाल दिया। तो इस तरीके से अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है मेरे प्रीवियस नॉलेज को मैं किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो वीडियो में टिके रहो, आगे जिस तरीके से चीज़ें हैं तुम्हें और चीज़ें समझ में आती रहेगी, ठीक है। वीडियो छोड़ना नहीं है, हार नहीं मानना है, यहाँ पे टिके रहना है, ठीक है। तो हमने समझ लिया जो ट्रायंगल लॉ है वो क्या है, कुछ नहीं है, वेरी इजी सा है। यहाँ पे मैंने उसको मैथमेटिकली भी लिख दिया है एंड यहाँ पे उसका जो हम रिजल्टेंट है वो कोसाइन लॉ को यूज करके कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैंने तुम्हें बता दिया है। ओके, अब हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यार ये भी कुछ नई चीज़ नहीं है यार, ट्रायंगल लॉ को एक और तरीके से लिखने का तरीका है, ठीक है। वो क्या है देखो, अगर यहाँ पे हमें ए गिवन है एंड यहाँ पे बी गिवन है तो ये क्या हो जाता है हमारा, दिस इज नथिंग बट आवर रिजल्टेंट एंड आर इज नथिंग बट ए प्लस बी। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं वेक्टर्स को बिना रोटेट करे पैरेलली कहीं पर भी घुमा के ला सकता हूँ और वो वेक्टर वही वेक्टर रहेगा। तो मैं ये बी वेक्टर को यहाँ पे ले आता हूँ एज इट इज एंड ए वेक्टर को ऊपर ले आता हूँ, तो मुझे एक पैरेललोग्राम मिल गया, ठीक है। यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे मैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स जो है वो लिख सकता हूँ। अब मैं जो रिजल्टेंट है उसको एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स की टर्म्स पे लिख पाऊंगा। पहले मैंने जो रिजल्टेंट था वो तो इस एंगल के टर्म्स में लिखा था। ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है क्या, ये एंगल तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है ही नहीं। लेकिन अब मैं जब पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन जो है वो यूज करूंगा, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करूंगा, तो मैं उनके बीच में जो एंगल है उसको यूज कर पा रहा हूँ। यहाँ पे उनके बीच में जो एंगल था वो क्या होता है, यहाँ पे ये थीटा होता, ठीक है। ये मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो होता है दैट इज एन एंगल जो हम तब डिफाइन करते हैं जब वो जो दो वेक्टर्स है वो कनेक्टेड हो किससे, उनकी टेल्स से। यानी कि यहाँ पे जो दो वेक्टर्स है ये उनकी टेल्स से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे जो एंगल है उसको मैं थीटा बोल पा रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे ए का हेड है वो बी की टेल से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे जो एंगल था वो थीटा नहीं था, वो कुछ फाई एंगल था, लेकिन वो थीटा से रिलेटेड था, क्योंकि मुझे यहाँ पे देख के सिमेट्री समझ आ रहा है, फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ठीक है। 9th और 10th क्लास और मेरी पुरानी वीडियो देख के आना है ये वीडियो समझने के लिए, ठीक है। अगर अभी तुम्हें 9th और 10th में ये जो फाई और थीटा 180 कैसे है यही समझ नहीं आ रहा है तो यार बहुत गड़बड़ है। थोड़े अपने बेसिक कंसेप्ट सुधारना शुरू कर दो। अथर भैया के 9th-10th की वीडियोस देख लो अगर तुम्हें वो वाली चीज़ें भी सही से समझ में नहीं आती है। बट आई रेयरली बिलीव कि इस चैनल पे ऐसा कोई बच्चा होगा जिसे इतनी बेसिक चीज़ें भी नहीं पता है, तो यार उस हिसाब से मैं तुम्हें चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ से मुझे क्या एक नई हेल्प मिली, मुझे यहाँ से एक नई हेल्प मिली है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मुझे थीटा के टर्म्स में मिलेगी, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मुझे जो ट्रायंगल लॉ था उसमें जो चीज़ें थी वो फाई के टर्म्स में बता थी, वेयर फाई वॉज नॉट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, अब मैं मेरे ट्रायंगल लॉ से कोसाइन रूल को यूज़ करके ये जो पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो बता सकता हूँ क्या? तो यार मैं वो भी कर सकता हूँ। वो मैं कैसे कर दूंगा? मेरे को पता है अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो रिजल्टेंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ? उसको मैं लिख सकता हूँ उसके मैग्नीट्यूड को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये जो ट्रायंगल है इन ए और बी, ये जो साइड्स है ए और बी, उनके बीच में एंगल क्या है? साइड्स ए और बी के बीच में एंगल फाई है, लेकिन वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल कितना है? थीटा। आई होप तुम्हें ये वाला कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा होगा तो मैंने अभी तक जो बोला है पूरा फिर से सुनना है तुम्हें। ओके, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा कॉस फाई। ओके, अब यहाँ पे मुझे फाई और थीटा के टर्म्स में रिलेशन पता है। कॉस फाई में जो फाई एंगल है दैट इज नॉट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बट मैं फाई को कन्वर्ट करना चाहता हूँ बिटवीन एंगल जो कि है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। तो मैं फाई को ऐसे भी लिख सकता हूँ 180 माइनस थीटा। मैं फाई को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं फाई को ऐसे पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा, यानी कि मुझे क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा। ये लो, ये भी हमने ऐसे ही प्रूफ कर दिया। अभी तक हमने कोई नई चीज़ पढ़ी ही नहीं है, अभी तक हमने कुछ नया याद करा ही नहीं है, और हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बड़े बड़े शब्द, उसको प्रूफ कर दिया चुटकियों में, ठीक है। ये था रक्षित भैया वाला तरीका। अब वो तरीका देख लेते हैं यार जो हर जगह घिसा पिटा, हर किताबों में लिखा हुआ है, हर दुनिया का सभी टीचर जो है वो पढ़ाता है। तो यार फिर से हमारा डायग्राम बना लेते हैं, लेकिन इस बार हम आर वेक्टर को निकालने का एक नया तरीका देखेंगे। यहाँ पे ये गिवन है हमें हमारा ए वेक्टर, ये क्या है हमारा बी वेक्टर। सिमिलरली बी को हमने यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट कर दिया था, तो यहाँ पे आ गया था हमारा, ताकि हम इनके बीच का एंगल लिख पाए विच इज़ नथिंग बट थीटा। एंड हम ए को भी ऊपर पैरेलली शिफ्ट कर दिया था, तो ये था हमारा ए वेक्टर। ओके, एंड हमें इनका एक रिजल्टेंट मिल रहा था दैट विच इज़ दिस, ये क्या था हमारा आर वेक्टर। एंड यहाँ पे हमें पता है आर इज़ नथिंग बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा था? मैं करा नहीं था, अब मैं कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हें वही स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ जो हर किताब में लिखा होता है। जिनको कोसाइन लॉ नहीं पता है, ये उसका थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन भी हो गया है, तुम्हें थोड़ा सा समझ आएगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया मैंने यहाँ पे इस तरीके का, है ना। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया मैंने, और यहाँ पे ये क्या है इस राइट एंगल ट्रायंगल का? इसको हम बोल सकते हैं बेस, और ये क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, है ना। यहाँ पे अगर ये वेक्टर थीटा है तो ये वेक्टर भी तो यहाँ पे ये एंगल थीटा है, अगर वेक्टर बोल रहा हूँ तो ये एंगल भी तो थीटा होगा, ठीक है। और इस ट्रायंगल में हमको क्या पता है? हमको ये पता है कि व्हाट इज साइन थीटा। साइन थीटा इज़ नथिंग बट पी अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज़ नथिंग बट बी दैट इज़ बेस अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। तो इसी तरीके से मैं परपेंडिकुलर और बेस को क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं परपेंडिकुलर को बोल सकता हूँ बी साइन थीटा। सिमिलरली क्या मैं बेस को बोल सकता हूँ बी कॉस थीटा। अब ये हम आज के बाद डायरेक्टली लिख रहे होंगे, अब मैं ये वाली चीज़ बार बार नहीं बताऊंगा, ये मैंने एक बार करके बता दिया है। अब जब भी मुझे इस तरीके का ट्रायंगल बन रहा होगा तभी मैं डायरेक्टली बी का यहाँ वाला जो परपेंडिकुलर है उसको मैं बी साइन थीटा लिख दूंगा, एंड ये जो बेस है मेरा उसको मैं बी कॉस थीटा लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो एक नया ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे एक नया ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल इसको कुछ नाम दे देते हैं हम, ए
बी सी, ये देखो इस ट्रायंगल की बात करूँगा अब मैं जो ही बात करूँगा इस ट्रायंगल की बात करूँगा, ठीक है। आई होप तुम्हें अच्छे से हाईलाइट हुआ ये ट्रायंगल, है ना। क्योंकि मुझे आर वेक्टर लिखना है, और आर वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये जो बड़ा ट्रायंगल है मेरा, इसका जो बेस है और उसका जो परपेंडिकुलर है उसका मैं स्क्वायर करके, उसका अंडर रूट फाइंड आउट करके पाइथागोरस थ्योरम लगा के आर वेक्टर लिख सकता हूँ, है ना। इस तरीके से मैंने चीज़ों को ब्रेक डाउन करा ताकि मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पे मेरा ये जो साइड है वो क्या हो जाएगी, दिस इज़ नथिंग बट ए प्लस बी कॉस थीटा। ये जो मेरा ए बी सी ट्राइंगल है उसका बेस क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है वो क्या है, बी साइन थीटा, इसका भी क्या करना है स्क्वायर, और इसका अंडर रूट ही क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट आर, है ना, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यार इसको देख लेते हैं हम फटाफट। ये क्या आ रहा होगा हमारे सिंप्लीफाई करके, सिंप्लीफाई करके ये बन मिल जाएगा मुझे ए स्क्वायर, और पीछे क्या था प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एंड यहाँ पे ये और ये ऐड होके क्या बन जाएंगे, वो हम कर देते हैं यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे हम, और वो बन जाएगा 1 प्लस 2ab कॉस थीटा। एंड हमें फिर से वही आंसर मिल गया विदाउट यूजिंग कोसाइन लॉ। एज सिंपल एज दैट। मैंने तुम्हें दोनों तीनों चारों तरीके से बता दिया है कि हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया है, लेकिन अब हमें एक और चीज़ करनी होती है, हमें रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल भी निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे यार, वो भी देख लो यार, ईजी है, देखो काफ़ी ईजी होता है। हम हमारा डायग्राम जो है एक बार फिर से बना लेते हैं। ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है। बार बार डायग्राम बना है, तुम्हें भी अब और क्लैरिटी आ रही होगी। ये क्या था हमारा बी कॉस थीटा, ये क्या था हमारा बी साइन थीटा। दिस वॉज आवर रिजल्टेंट वेक्टर, और मान लेते हैं ये रिजल्टेंट वेक्टर कुछ फाई एंगल बना रहा है। ठीक है, ए और बी के बीच में जो एंगल था वो तो कुछ थीटा एंगल है, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं कि रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर से क्या एंगल बना रहा है। तो वो मैं लिख सकता हूं, कैसे लिख दूंगा, वो मैं लिख दूंगा, मुझे पता है, मुझे क्या पता है, मुझे पता है tan फाई क्या होता है। tan फाई लिखता हूं मैं, tan फाई इज नथिंग बट बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ पे प्लस बी कॉस थीटा। ये क्या मिल गया मुझे, ये मुझे मिल गया tan फाई। ठीक है, मुझे b पता है क्या है, मुझे थीटा पता है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली मुझे a पता है, b पता है, एंड उनके बीच का एंगल पता है। तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या एंगल है उसका ए वेक्टर से, वो मुझे मिल गया। ठीक है, यहाँ पे फाई क्या है, फाई इज नथिंग बट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर। ठीक है, तो हमने देख लिया कि हमें उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, हमने देख लिया हमें उसके बीच का एंगल जो है वो पता है। अगर तो हम जो रिजल्टेंट का एंगल है ए वेक्टर से वो कितना होगा वो भी बता सकते हैं हम। ठीक है, अभी तक हमने जो गणित अप्लाई किया है उसको एक जगह लिख लेते हैं, एक जगह लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी दो वेक्टर्स गिवन है, कोई भी दो वेक्टर्स गिवन है एंड इनके बीच का अगर मुझे एंगल थीटा पता है, तो मैं जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है उसको कैसे लिख सकता हूँ, रिजल्टेंट वेक्टर इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वेरी इजी। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका ए से एंगल कितना है मैं बोल देता हूँ, वो एंगल इज नथिंग बट फाई। तो फिर मैं tan फाई को क्या लिख देता हूँ, tan फाई इज नथिंग बट बी, अंडर रूट क्यों लगा दिया भैया, अंडर रूट हटाओ, अंडर रूट हटाओ। tan फाई इज नथिंग बट b साइन थीटा अपॉन में a प्लस b कॉस थीटा। यही आ रहा था ना, ये देख लो यही आ रहा था, है ना, ये प्लस ही है पूरा।
तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि अगर हमें दो वेक्टर्स गिवन है, हमें उनका एडिशन करना है, तो उनको ऐड करने के बाद हमें जो रिजल्टेंट मिल रहा होगा हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एंड उसकी डायरेक्शन अलॉन्ग क्या विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे उसका एंगल मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, वो मैंने देख लिया। ठीक है, आई होप तुम्हें इतनी चीज़ें समझ आई होगी। ये वीडियो थोड़ी ओवरवेलमिंग लग रही है क्या? नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी स्लोली बताया है। मैंने इस वीडियो में पूरे टाइम एक एक वर्ड जो बोला है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड तुम्हें एक एक वर्ड जो है वो समझ में नहीं आया, कोई भी एक चीज़ जो भैया ने बोल दी वो समझ में नहीं आई, वीडियो को पॉज करना है, रिवाइंड करना है एंड फिर से देखना है। यही ऑनलाइन मोड में पढ़ने का फ़ायदा होता है यार। एंड मैंने तुम्हें किस तरीके से बिना कुछ याद कराए ही नेचुरली हमने आज तक जो चीज़ें पढ़ी थी उसकी मदद से ही हमने वेक्टर्स का जो एडिशन है वो क्या रहा होगा वो देख लिया फटाफट। मैंने तुम्हें यूनिट वेक्टर्स की थोड़ी सी फील भी दी इस वीडियो में, है ना। अब इसके बाद मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, थोड़े से हम एग्जाम्पल देखेंगे, थोड़े से स्पेशल केसेस हम देखेंगे। तो यार इसकी तुम हेडिंग डाल सकते हो, स्पेशल केसेस। ठीक है, तो अगर हमें दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर, ओके, और अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री, यानी कि ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर भी ऐसा है। यहाँ पे ए वेक्टर का जो हेड है वो बी वेक्टर की टेल से जॉइन है, तो इसका रिजल्टेंट हम क्या लिखते हैं? इसका रिजल्टेंट हम लिख देते हैं ए वेक्टर की टेल से बी वेक्टर का हेड जॉइन करते हुए जो लाइन होती है दैट इज आवर रिजल्टेंट। ये हमें कहाँ से पता है? ये हमें पता है ट्रायंगल लॉ से। तो भैया ट्रायंगल लॉ को यूज़ करके हम क्या बोल सकते हैं? ए प्लस बी इज इक्वल्स टू आर, है ना। अब मैग्नीट्यूड के लिए हम डायरेक्टली देख सकते हैं, यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू आर का मैग्नीट्यूड, एंड यहाँ पे आर की जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग ए की डायरेक्शन, और वो जो डायरेक्शन थी दैट वाज सिमिलर टू बी की डायरेक्शन। ये हमने मैथमेटिकली ट्रायंगल लॉ लगा के देख लिया। सिंपली सोच सकते हो, अगर कोई इंसान यहाँ से 3 मीटर चला है, उसके बाद एक्स एक्सिस के अलोंग ही 2 मीटर ऑल चल दिया है, तो वो एक्चुअली में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाएगा? 5 मीटर, एंड उसकी डायरेक्शन वही रहेगी जो ए की और बी की डायरेक्शन थी। ऐसे तुम फिजिकली सोच के देख सकते हो। अगर तुम्हें ये वाला चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो मैथमेटिकली देख लेते हैं यार। मैथमेटिकली हमारा फॉर्मूला क्या था? मैथमेटिकली हमारा फॉर्मूला था ए स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस बी स्क्वायर दैट इज नथिंग बट, रुको, ए और बी के टर्म्स में लिखते हैं, इसको स्पेशलाइज करने की जरूरत नहीं, वो तो मैं तुम्हें डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल दिया है ना। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉज एंगल उनके बीच में कितना है? 0 डिग्री। एंगल इन दोनों के वेक्टर्स के बीच में कितना है? 0 डिग्री है, 0 डिग्री। तो इसलिए मैं क्या करूँगा? मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट कॉज 0 डिग्री क्या हो जाएगा मेरा? 1। तो मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज नथिंग बट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मुझे मेरा आंसर क्या मिल जाएगा? मॉड ऑफ ए प्लस बी। ये क्या है मेरा? मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर मुझे डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती तो डायरेक्शन का क्या फॉर्मूला था हमारा, वो तो तुम अभी ओरली देख सकते हो डायरेक्शन क्या आएगी। ठीक है, हमें यूजुअली फिजिक्स के सवालों में इस तरीके से विजुअलाइज करके ही चीज़ें सॉल्व कर लेनी है, मैथमेटिकली घुसने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ पे मैथमेटिकली घुसना है और चीज़ें खोल के देखना है कि यार मेरे को एक बार चेक करवा दो भैया कि मैथ्स से भी ऐसा हो रहा है कि नहीं, तो यार ये लो अभी चेक करा देता हूँ। ठीक है, मुझे पता है tan फाई क्या होता है? tan फाई इज नथिंग बट बी साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, मुझे पता है एंगल उनके बीच में क्या है? 0, तो यहाँ पे b इंटू साइन 0 क्या होता है? 0, तो यहाँ पे 0 अपॉन में a प्लस बी। अब ऊपर इंटू 0 आ गया है तो tan फाई भी क्या हो जाएगा? tan फाई इज नथिंग बट 0, यानी कि फाई क्या आ जाएगा? फाई इज ऑल्सो 0, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? 0, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर इज अलोंग ए वेक्टर एंड इट इज अलोंग बी वेक्टर, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप तुम्हें ये वाला पार्ट समझ आया होगा। इसी तरीके से एक और स्पेशल केस देख लेते हैं यार, एक और स्पेशल केस देख लेते हैं। इस बार स्पेशल केस क्या है? ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर, लेकिन यहाँ पे क्या है स्पेशलिटी? यहाँ पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 180 डिग्री टू ईच अदर, या फिर
ए और बी के बीच में जो एंगल है दैट इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ पे उनका डायग्राम जो है वो किस तरीके से बन रहा होगा, ये आ जाएगा हमारा ए वेक्टर। अब बी वेक्टर का एंगल क्या है, दैट इज़ 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी वेक्टर। 180 नहीं बना क्या, रुको एक बार और अच्छे से बना देते हैं। ये हो जाएगा हमारा, है ना, ये हो जाएगा हमारा बी वेक्टर। और उनके बीच में जो एंगल है दैट इज़ नथिंग बट 180 डिग्री। तो यार तुम अब इंट्यूशन से सोच सकते हो कि अगर कोई पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 3 मीटर चला, है ना, कितना चला, 3 मीटर चला, उसके बाद फिर वो अब यहाँ पे 180 डिग्री घूमा, क्योंकि वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है 180 डिग्री, 180 डिग्री घूमा। उसके बाद में 180 डिग्री घूमने के बाद वो, रुको और अच्छा कलर कर देते हैं, वो 1 मीटर चला, ठीक है। सबसे पहले 3 मीटर गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, फिर 1 मीटर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ गया। तो यहाँ पे ये जो दो वेक्टर्स हैं इनके बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ गया, दैट इज नथिंग बट ए माइनस बी। और इस केस में क्या आ रहा होगा, दैट इज नथिंग बट 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2। ये हमें इस केस में मिल रहा होगा। इसलिए तुम्हें समझ आ रहा होगा कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है उनके बीच में एंगल 180 डिग्री है, तो हमें जो रिजल्टेंट मिल रहा होगा दैट इज नथिंग बट ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड, है ना। और इस पे तुम मॉड भी लगा सकते हो, क्योंकि हमारा जो रिजल्टेंट है वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा होगा, है ना। तो ये हमने देख लिया। अब मैथमेटिकली भी बताओ यार हमें भैया। मैथमेटिकली तुम इसको ट्रायंगल लॉ से भी सोच सकते हो। ट्रायंगल लॉ से क्या होगा, ये हमारा, रुको एक और बार दिखा देता हूँ तुमको। ये हमारा था ए वेक्टर एंड ये हमारा था बी वेक्टर, है ना। तो अरे यार रुको, वो स्लाइड चली गई। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे वेक्टर्स फिर से बना लेते हैं। ये हमारा था ए वेक्टर एंड ये क्या था हमारा बी, रुको थोड़ा और अच्छा क्लियर, ये था हमारा बी वेक्टर। तो हमें क्या पता है, जब भी इस तरीके से हम वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, यानी कि जब ए का हेड बी की टेल से जुड़ रहा होता है, तब ए की टेल से और बी के हेड को जब हमें ज्वाइन करना होता है, तो वही हमें क्या मिल रहा होता है, रिजल्टेंट वेक्टर। ये मेरा क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। और यहाँ पे तुम क्लियरली डायग्राम से देख सकते हो आर इज नथिंग बट, है ना। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ आई है। अब इसको यार फिर से मैथमेटिकली देख लेते हैं। फिर से मैथमेटिकली कैसे देखेंगे, हमारा जो हमने दो चीज़ें याद करी है, हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं। इसका मैग्नीट्यूड हमें लिखना है, बहुत आसान सा तरीका है हमारा। क्या करेंगे हम, हमें लिखना होगा, हमारा फॉर्मूला क्या है आर का, दैट इज़ नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। और यहाँ पे उनके बीच में एंगल क्या है, दैट इज़ नथिंग बट 180 डिग्री। 180 डिग्री वाला केस ही तो हमने लिया है ना। इनके बीच में एंगल ले लिया हमने 180 डिग्री। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab क्या आया, क्योंकि कॉज ऑफ 180 डिग्री क्या होता है, दिस इज नथिंग बट -1। आई होप तुम्हें इतनी चीज़ें अभी मैथ्स में ही पढ़ा दी गई है, और फिजिक्स में मैंने नीट वाले बच्चों के लिए पढ़ाई ही थी, तो तुम्हें इतने वाला पार्ट अभी तक समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट a माइनस बी। ये क्या है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, मॉड भी लगा दो, का मैग्नीट्यूड। मैंने मैथमेटिकली भी देख लिया वही मैग्नीट्यूड आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब मैं जो है डायरेक्शन देख लेता हूँ। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो सकती है, तुम्हें ये हो सकता है समझने में दिक्कत आए, बट देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें। थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे डायरेक्शन में तुम्हें देखने को मिल रहा होगा। जो समझदार बच्चे हैं वो सोच पाए होंगे यहाँ पे डायरेक्शन में ट्विस्ट क्यों है। ठीक है, पहले मैं तुम्हें उसकी डायरेक्शन जो है वो विजुअलाइज करके दिखाता हूँ। इसकी डायरेक्शन विजुअलाइज करके दिखाता हूँ। अगर ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर से बड़ा है, देन रिजल्टेंट वेक्टर विल बी पैरेलल टू ए वेक्टर। और अगर बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर से बड़ा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी पैरेलल टू बी वेक्टर। ऐसा कैसे बोल रहे हो भैया, ठीक है। तो यार अब तुम खुद सोच के देखो, अगर कोई बच्चा गया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ए डिस्टेंस, उसके बाद वो वापस आया बी डिस्टेंस, है ना। यहाँ पे बी क्या है, ए से छोटा। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट मुझे मिल रहा होगा दैट इज पैरेलल टू ए वेक्टर। यहाँ पे तुम्हें विजुअलाइज हो रहा होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर क्या होता, यहाँ पे मैं बोल देता अगर ए जो है वो इतना है, लेकिन
लेकिन यहाँ पे अब स्टोरी में ट्विस्ट है। स्टोरी में ट्विस्ट क्या है, अब जब वो वापस उल्टा आया 180 डिग्री घूम के, तो जो v वेक्टर है, b वेक्टर है, वो a वेक्टर से भी ज़्यादा है। ये आ गया मेरा b वेक्टर। तो मेरा जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, दैट विल बी अ वेक्टर दैट जॉइंस टेल ऑफ a वेक्टर टू द हेड ऑफ b वेक्टर। ये हमने ट्रायंगल लॉ से देखा है। तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर। ठीक है, इतना पार्ट तुम्हें समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करके फिर से देख सकते हो। लेकिन मैथमेटिकली इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, वो तुम्हें अभी जो है वो समझने में काफ़ी दिक्कत होगी। इसको मैथ्स में जब हम आगे लिमिट्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब तुम्हें थोड़ी लिमिटिंग केसेस से मैं चीज़ें समझा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैथमेटिकली वो कैसे आ रहा होगा वो तुम्हें समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता यार, हम तो पढ़ रहे हैं फिजिक्स, हमें फिजिकली समझ में आ गया। मैंने तुम्हें फिजिकली डायग्राम बना के बता दिया कि जब a जो है वो b से बड़ा है तो रिजल्टेंट जो है दैट विल बी पैरेलल ऑफ a, और अगर b a से बड़ा है तो रिजल्टेंट विल बी पैरेलल टू b, यानी कि a और b में बीच में से जो भी बड़ा वेक्टर है रिजल्टेंट जो है उसके पैरेलल होगा। ये तुम्हें लॉजिकली बड़े आराम से चीज़ समझ में आ रही होगी। तो हमने यार दो स्पेशल केसेस देख लिए। ठीक है, दो स्पेशल केसेस देख लिए। दो स्पेशल केसेस हमने देखे कि r जो है एक बार जो था दैट वाज a माइनस बी, एंड एक बार r जो था दैट वाज a प्लस बी। a प्लस बी कब था, जब उन दोनों के बीच में एंगल कितना था, 0 डिग्री। a माइनस बी कब था, जब उन दोनों के बीच में एंगल कितना था, 180 डिग्री। ठीक है, अब हम एक और रिजल्ट जो है वो लिखने की कोशिश करते हैं। हमें पता है, अब मैं r की रेंज डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, r की रेंज डिफाइन करने की कोशिश। r a प्लस बी से कभी बड़ा हो सकता है क्या, जब भी दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जो है, जब भी दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जो है 0 डिग्री है, तब उनका जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम आ रहा होगा, दैट इज नथिंग बट a प्लस बी। सिमिलरली अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल जो है दैट इज 180 डिग्री, तो उनका जो रिजल्टेंट आ रहा होगा दैट इज नथिंग बट a माइनस बी, है ना। ये तुम विजुलाइज करके सोच सकते हो और तुम्हें इंट्यूशन से भी समझ में आ रहा होगा। ऐसा कोई एंगल पॉसिबल है क्या जिसको हम एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोलेंगे, तो हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट मिल रहा होगा दैट इज ग्रेटर देन ए प्लस बी एंड लेस देन ए माइनस बी। तो ऐसे कोई एंगल पॉसिबल है ही नहीं। ए माइनस बी इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ जो हमारा रिजल्टेंट है, और ये कब होता है, जब ए और बी के बीच में एंगल क्या होता है, 180 डिग्री, एंड ए प्लस बी इज द मैक्सिमम वैल्यू, और ये कब होता है, जब ए और बी के बीच में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। आई होप तुम्हें इतनी चीज़ें समझ में आई हैं। ठीक है, तो दिस इज द मेन डिफरेंस, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेक्टर्स एंड स्केलर्स। हम जब स्केलर्स को ऐड करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है, a प्लस बी, लेकिन हमने जब वेक्टर्स को ऐड करा तो हमें जो रिजल्टेंट मिला वो रिजल्टेंट a माइनस बी से लेके a प्लस बी के बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर हमने दो चीज़ों को नॉर्मली ऐड करा तो उनका तो नॉर्मल एडिशन हो रहा था विच वाज स्केलर एडिशन। अगर हमने उनको वेक्टर तरीके से ऐड करा तो उनको ऐड करने के बाद हमें जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो a माइनस बी से लेके a प्लस बी के बीच में कुछ भी हो सकता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ वेक्टर्स, और वो इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। अब वो एक्चुअली क्या है वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा व्हेन वी विल नो द एंगल बिटवीन a एंड b। तो यहाँ पे एक और नई कंडीशन है विच इज नेसेसरी फॉर अस टू नो, दैट इज एंगल बिटवीन a एंड b। ठीक है, और वीडियो एंड करते करते एक और हमारा स्पेशल केस ले लेते हैं यार, एक और स्पेशल केस ले लेते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अगर थीटा 90 डिग्री है तो हमारा डायग्राम कैसा बन जाएगा, हमारा डायग्राम बन जाएगा ये थीटा विच इज़ नथिंग बट 90, तो ये भी 90 हो जाएगा। और फिर तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम से पता है r क्या हो जाएगा, r इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। नॉर्मली हमने लिख दिया और इसको हमारे फॉर्मूले से भी देख सकते थे, r विल बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर हमें हमारा r वेक्टर क्या मिल गया, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि ये वाली टर्म क्या हो गई हमारी 0। ठीक है, ये वाला भी स्पेशल केस मैंने तुम्हें बता दिया है। अब हम अगले जो वीडियो आएगी हमारी उसमें इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एंड इसी के साथ साथ थोड़ी और एडवांस चीज़ देख रहे होंगे। अगर 2 की जगह 3, 4, 5 वेक्टर्स आ गए तो अब हम क्या करेंगे, तो इस टाइप की कहानी जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब फिजिक्स में चीज़ें जो हैं एक एक करके और इंटरेस्टिंग होते जा रही है यार। ठीक है, इस वीडियो में मैंने जो भी शब्द बोले हैं, जिस भी तरीके का भाषा का उपयोग किया है, उसको
उससे तुम्हें ये जो पूरी वीडियो है वो समझ आ जानी चाहिए। अगर तुम्हें नहीं आ रही है तो मैं बताता हूँ गड़बड़ कहाँ हो सकती है। गड़बड़ ये हो सकती है कि तुम्हारे 9th और 10th के कंसेप्ट ढीले हैं। उसके बाद एक तीसरी गड़बड़ हो सकती है कि तुमने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी गड़बड़ है तो वो तुम सही करके आओगे। अगर उसके बाद भी वीडियो समझ नहीं आई है तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो को फिर से देखना है, और ये मेरी गारंटी है उसके बाद तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही होगी। ओके, तो यार दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप तुम्हें वेक्टर्स की पूरी फील आई है। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में और इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे, और इसी के साथ यार पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम लेक्चर खत्म करते हैं। सो सी यू ऑल एंड गुड बाय।